तो अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस की। तो इसके अंदर जो अस्थमा के अंदर हमारे जो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशंस होते हैं, हिस्ट्री कलेक्शंस, हमारा हिस्ट्री कलेक्शंस का मतलब हो जाता है कि पेशेंट की जो पास्ट की हिस्ट्री होती है, जो एक्यूट है हमारा अस्थमा या फिर हमारा क्रॉनिक अस्थमा है, तो उसके बारे में हम जानते हैं इसमें। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करना इसमें बहुत जरूरी होता है, तभी हमें पता चलता है कि जो अस्थमा है उसके पीछे कॉज क्या है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जरूर कराना होता है, क्योंकि जो पल्मोनरी फंक्शन का पता करना जरूरी होता है, यानी कि हमें हार्ट अरेस्ट और आने वाले जो रिस्क होते हैं हमारे ब्लड से संबंधित या सर्कुलेशन से संबंधित जितनी भी चीजें होती है उनके बारे में हमें पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एबीजी देखा जाता है। एबीजी होता है आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें हमारा हाइपोक्सीमिया भी हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है CO2 ऑफ एसिडोसिस। ठीक है, तो इसमें हमारा हाइपोक्सीमिया होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, अगर इस तरीके की चीजें और एसिडिक की चीजें जो है वो ज्यादा बढ़ जाना, तो ये सारे हमारे टेस्ट कराने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये भी डायग्नोस चीजों के अंदर देखे जाते हैं। और जो चेस्ट एक्सरे वगैरह जरूर कराए जाते हैं, जिसमें हमारा जो हाइपर इंफ्लेमेशन ऑफ लंग्स, तो लंग्स के अंदर जितने भी इंफ्लेमेशन हो सकते हैं उन सभी का हमारा चेस्ट के एक्सरे में पता चलता है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है इसमें हमारा और सर्कुलेशन ऑफ बर्थ साउंड। तो हमारी जो सांस लेने की जो आवाज होती है उसमें कितना चेंजिंग है, और आवाज जो है उसके अंदर वीजिंग साउंड अगर आती है, यानी कि घबराहट की अगर साउंड हमें सुनाई देती है, तो वो भी डायग्नोस्ट के अंदर पता चलता है और हमें कंडीशन का पता चलता है अस्थमा की। ठीक है, और इसमें एसेस की जाती है हमारी एयर कैपेसिटी ऑफ लंग्स की, हमारा जो लंग्स होता है उसके अंदर एयर को स्टे करने की कितनी कैपेसिटी बाकी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर देखेंगे। तो बेसिकली ये हमारा अस्थमा का जो दूसरा पार्ट है, उसी का ही पार्ट है, और उसी के बारे में जो जितने भी हमारे टॉपिक बचे हुए हैं उसी में से ये एक है। तो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर। कॉम्प्लिकेशंस में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी फेलियर, तो ये तो हमारा आम हो ही सकता है इसके अंदर, अस्थमा के अंदर निमोनिया होता है, इसमें कार्डियक अरेस्ट हो सकता है इसमें, और इसमें स्टेटस देखा जाता है हमारा एस्थमेटिक्स। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन से क्रिएट कर सकता है, जिसमें हमारी जैसे कि ब्यूटी प्रोडक्ट या ब्यूटी सर्जरी जो कराई जाती है वो भी अस्थमा का रीजन बन सकती है। एटलास्टिस से जो हमारी होती है, एटलास्टिस में हमारी सारी की सारी लंग्स की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। अगर आपको अस्थमा के थोड़े से भी सिम्टम है या थोड़ा सा भी एक्यूट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो उसमें अगर ये चीजें आ जाती हैं तो वो जो हमारे कॉम्प्लिकेशन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें हम मैनेजमेंट देखते हैं, तो मैनेजमेंट के अंदर इन्होंने बताया है मेडिकल मैनेजमेंट। अगर हम इसकी देखें तो ब्रोंकाइलेटस हो जाते हैं, जैसे कि हमारे बेटा एग्नेस्ट हो जाते हैं, दे कॉजेज वेडिंग ऑफ द एयरवे ऑफ द रिलैक्सिंग ब्रोंकाई स्मूथ मसल्स बाय द स्टिमुलेट बेटा रिसेप्टर। तो इन्होंने बताया मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर जो दिए जाने वाले जो ड्रग्स होते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार से कोई किसी भी कारण से एयरवे की जितनी भी हमारी ट्यूब है अगर वो नैरो हो जाती हैं, तो उसके लिए ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि वो स्मूथ हो सकें और सेटिमुलेट हो सकें और डायलेट हो सकें, ताकि उसमें से जाने वाली जो एयर है वो अच्छे से पास हो सके। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम्पल के लिए देखेंगे कि भी हमारे कौन कौन से ड्रग्स जो हैं वो काम आते हैं इसके अंदर। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारे जो आते हैं ब्रोंकाई डायलेटर जो हमारे ड्रग्स होते हैं, तो ब्रोंकाई डायलेटर में आ जाता है हमारा सेल्बुटामोल आता है सबसे पहले। ठीक है, और हमारा आ जाता है फेर्माटारोल्स और हमारा एल्बुटारोल। तो ये जो तीनों ड्रग्स होते हैं ये हमारे काम आते हैं, हमारी जो वेसल्स होती है ब्रोंकाई होती है उनको डायलेट करने में, उनको फैलाने में, ताकि अच्छे से एयरवे साफ भी हो सके और एयरवे अच्छे से चलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसमें ड्रग्स आ जाते हैं, इसमें एनेक्थिन्स एक्सपेनेसिस आ जाएंगे और हमारा ड्राइवेटिव्स आ जाएंगे। ड्राइवेटिव्स में क्या होता है, दे हैव द डायरेटिक इफेक्ट ऑफ द रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ स्पेशली ऑफ ब्रोंकाई। तो जितनी भी हमारी ब्रोंकाई होती है स्पेशल स्मूथ मसल्स वाली, उन सभी को रिलैक्स करने और हमारे ड्यूरेटिक इफेक्ट में आ जाता है, जो हमारे यूरिन पास आउट करने से संबंधित जो चीजें होती हैं, तो ये हमारे ड्रग्स उनमें काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है थियोफिलाइंस दे रखा है और अमीनोफिलाइंस दे रखा है और हमारी डेरोफिलाइंस दे रखा है। तो ये जो तीनों ड्रग्स होते हैं ये हमारी जो यूरिन पास आउट करने का जो एरिया होता है वहां की मसल्स को स्मूथ करने के लिए दिया जाता है, और हमारी जितनी जो ब्रोंकाई होती है स्पेशली उनको भी स्मूथ करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर एंटी कोलेरेंजिक। ठीक है, तो इसमें ये क्या होता है, द एक्शन ऑफ दीज ड्रग्स इंक्लूड रिलैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड द डिक्रीज सेक्रेशंस ऑफ म्यूकस एंड एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन। तो इन्होंने बताया है कि ये जो हमारे ड्रग्स होते हैं ये कब एक्शन लेते हैं, ड्रग्स इंक्लूड रिलैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। तो ये कब एक्शन लेते हैं, जब इनको जो स्मूथ मसल्स होती है उनको रिलैक्स कराने का इनका काम होता है, और जो सेक्रेशंस होता है म्यूकस का उसको डिक्रीज करने का ये काम करते हैं। और एंटी स्पाज्मोडिक एक्शन जो है वो इनका होता है, एंटी स्पाज्मोडिक यानी कि किसी भी मसल्स के अंदर अगर स्पाज्म हो गया है तो उसको खत्म करने का काम ये करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे ड्रग्स के नाम है उसमें हमारा आ जाता है इम्प्रेटोपिनियम्स, इसमें आ जाता है एट्रोपाइन सल्फेट जो है वो नेबुलाइजर जो हमारे होते हैं, नेबुलाइजर के अंदर जो दिया जाता है यानी कि भाप के जरिए जो हमारा इनहेल कराया जाता है, वो सारे के सारे ड्रग्स इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा नेक्स्ट आएगा, इसमें कुछ हमारी अस्थमा की भी दी हुई है, तो अस्थमा की के बारे में देखेंगे हम आगे। तो इसमें जो हमारा फोर्थ ड्रग्स जो होता है,
फोर्थ ड्रग्स के अंदर हमारी आ जाएगी कोर्टियोकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो कोर्टियोकोस्टेरॉइड जो हमारे होते हैं ये एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी एलर्जिक ड्रग्स हमारे पाए जाते हैं, यानी कि इंफ्लेमेटरी से भी बचाते हैं और एलर्जी को भी दूर करने का रीजन ये होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आ जाता है हमारी मेथलो पैराडिनोसोल्स इसके अंदर आ जाता है, पैराडिनोसोलेंस इसके अंदर आ जाता है, और बेटा मैथोसोन्स। ये 3 ड्रग्स जो होते हैं ये इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन को भी ठीक करेंगे, और हमारी जो एलर्जी हो जाती है लंग्स के अंदर या एयरवे के अंदर या ट्यूब के अंदर किसी भी प्रकार की, उसको भी खत्म करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर 5 आ जाता है, तो 5 हमारा आ जाता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर और एंटीगॉस। तो ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं द प्रिवेंट ऑफ द एक्शन ऑफ द ल्यूकोट्राइन्स बाय द ब्लॉकिंग देयर ऑफ द रिसेप्टर ऑन सेल्स मेम्ब्रेन्स। तो ये हमारे सेल्स मेम्ब्रेन्स के अंदर पाई जाने वाली जितनी भी ब्लॉकिंग होती है उन सभी को रोकने का ये काम करते हैं। ठीक है, तो इनका क्या बताया इन्होंने आगे, ल्यूकोट्राइन्स हैव द की रोल ऑफ द इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होने का सबसे बड़ा कारण हमारा यही पाए जाते हैं। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, इसमें हमारा मोनोटोलकास्ट ड्रग्स हमारा होता है और हमारा जाफिरलुकास। तो ये जो दो हमारे ड्रग्स पाए जाते हैं ये हमारे इन्फ्लेमेशन को रोकने का काम करते हैं। तो इसमें 6 जो है ये हमारा मास्ट सेल स्टेबलाइजर पाए जाते हैं। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर का मतलब हो जाता है द स्टॉक ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ मास्ट सेल्स। तो ये हमारे मास्ट सेल की जितनी भी एक्टिविटी पाई जाती है सेल्स के अंदर उस सभी को रोकने का काम करता है। और इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो क्रोमोलाइंस हमारा सोडियम्स। तो ये हमारा साल्ट रहता है और यही इसका जो है ड्रग्स पाया जाता है। तो अब इसमें हमारा आ जाता है जो की दी गई है की ऑफ अस्थमा मैनेजमेंट। अगर अस्थमा का इलाज करना है तो उसकी की दी गई है। तो इसमें बताया सबसे पहले एडल्जेनिक जो हमारे सब्सटेंसेस वाले जितने भी ड्रग्स होते हैं वो लेने होते हैं। इसमें स्टेरॉइड इस्तेमाल किया जाता है, इसमें थेमोफिलाइंस जो भी ड्रग्स हमने इसमें पढ़े हैं तो उसमें थोड़ा सा सिस्टम से ड्रग्स लिए जाते हैं। हाइड्रेक्शंस आईवी दिया जाता है, यानी कि इंट्रावेन से इंसुलेशन कराया जाता है, ड्रिप से भी दिया जाता है, मास्क दिया जाता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, अगर अस्थमा में ऑक्सीजन की कमी होगी तो पेशेंट की कंडीशन खराब हो सकती है। एंटीकोरोनर्जिन यानी कि एट्रोपाइन सल्फेट जो है वो दिया जाता है। तो ये हमारा जो ट्रीटमेंट के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर जो चीजें आती हैं अस्थमा के अंदर वो सभी हैं। अभी अभी कुछ और भी है, देखते हैं आगे। तो ये वही इसमें स्टेप वाइज मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा दे रखा है कि भाई जो अस्थमा जो होता है उसके अंदर स्टेप वाइज हमारे कौन कौन से ड्रग्स जो है वो लिए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया है जैसे कि और कौन सा जो ड्रग्स होता है वो किसमें प्लस करके लिया जाता है अस्थमा के अंदर। तो ये इसमें कुछ ड्रग्स दिए हुए हैं। एडिशन ऑफ ओरल स्टेरॉइड टू स्टेप 4। तो इसमें एडिशनल जो होते हैं ओरल स्टेरॉइड जो लिए जाते हैं यानी कि मुंह के द्वारा लिए जाने वाले जो हमारे ड्रग्स होते हैं। तो इसमें इनहेल्ड होता है जैसे कि हाई डोज स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं। पल्स में क्या दिया जाता है, इसमें ब्रेंको डायलेटर दिए जाते हैं यानी कि ब्रेकियल्स जो हमारी होती हैं उनको डायलेट करने के लिए, फैलाने के लिए। और रैक्सथिन से जो हमारे होते हैं डायबिटीज़, तो ये हमारे जो ड्रग्स होते हैं पल्स करके दिए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे जो इनहेल कराई जाती है वो भी हमारे ब्रेंको डायलेटर कराया जाता है और उसके साथ में इनहेल कराया जाता है हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स। ठीक है, तो ये ड्रग्स भी हमारे प्लस करके लिए जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हमारा लिया जाता है जैसे कि ब्रेंकोडाइलेटर इनहेल किया है उसमें प्लस में आपने इनहेल करना है एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट को। ठीक है, ताकि किसी प्रकार की सूजन और स्वेलिंग ना हो। तो ये हमारा यूज़ किया जाता है जब इनहेल, तो हमारे ब्रेंकोडाइलेटर जैसे कि हमारा सैल्बुटामोल्स जो हमारा ड्रग्स होता है वो लिया जाता है। तो ये कुछ स्टेप वाइज मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा यानी कि समय के अंदर स्टेप वाइज या फिर बड़े ही ध्यान से प्लस करके जो हमारे लिए जाते हैं ड्रग्स उनके बारे में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें ये तो थी हमारी मैनेजमेंट अस्थमा की। और नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में देखेंगे कि जो नर्स होती है उसको कौन-कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है किसी भी पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट देने के लिए। तो इसमें हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट में इन्होंने बताया है कि वी प्रोवाइड ड्रग्स ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड। तो सबसे पहले ध्यान रखना है वही ड्रग्स प्रोवाइड कराने हैं अपने पेशेंट को जो कि डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करवाए गए हों। ठीक है, और जिसमें हमारे ड्रग्स का नाम आ जाता है ब्रेंकोडाइलेटर है या फिर एंटी हमारी कैलोनर एलर्जिन है या फिर हमारे ल्यूकोट्रिन्स है या फिर हमारी एंटागोनिस्टिस है या फिर मेथोलेक्सेथिन्स है या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो जितने भी हमारे ड्रग्स हैं ये सारे के सारे डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब हों तभी आप पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला है नेबुलाइजिंग द पेशेंट विद द एंटी कॉलरेजेंस ड्रग्स। तो इसमें जो पेशेंट को जब आप नेबुलाइजिंग देंगे तो उसमें जो ड्रग्स होते हैं उनका ध्यान रखेंगे जो कि हमारा इंट्राट्रोपियम्स या फिर हमारा ब्रोमाइड्स है। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल दे रखे हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि आपने जो पेशेंट होता है उसको प्रोवाइड कराना है म्यूकोलास्टिक फेलिस्टिक थिक स्पूटम टू एक्सपल आउट। तो जो थिक स्पूटम का मतलब हो जाता है जो बलगम होता है उसको बाहर निकालने के लिए ड्रग्स जो प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है आपने मॉनिटर करना है पेशेंट का एबीजी। एबीजी का मतलब आ जाता है आर्टेरियल ब्लड गैस। और प्लस ऑक्सीमेट्री के द्वारा आप हाइपोक्सिया यानी कि ऑक्सीजन की जो कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, तो वो सारी की सारी ऑक्सीमीटर के द्वारा आपने मॉनिटर करते रहना है पेशेंट की। नेक्स्ट आपने क्या कराना है एलिवेटेड हेड टू बेड। तो जो हेड होता है यानी कि जो सर होता है पेशेंट का वो थोड़ा सा बेड पे एलिवेट रखना है यानी कि ऊपर की तरफ सर रखना है। चेंज करानी है पोजीशन रेगुलरली, आप उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कराते रहेंगे। आपने जो पोजीशन जो उसको प्रोवाइड करानी है वो करानी है फॉलर और सेमी फॉलर पोजीशन। तो ये पोजीशन का जो चैप्टर है या पोजीशन का जो वीडियो डाली उसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो पोजीशन है
सेमी फ्लावर और फ्लावर जो पोजीशन है, तो ये जो फाउलर पोजीशंस होती हैं क्यों दी जाती हैं, ये हमारी एक्सपेंड करती हैं लंग्स को प्रॉपर्ली और रिलीव करती हैं डायज़ोफिनिया से, यानी कि डायज़ोफिनिया यानी कि सांस से संबंधित जो भी रुकावट होती है उससे राहत मिलती है, तो उसमें जो हमारे लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो पोजीशन जो होती है वो हमारी देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है पेशेंट को। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि टीच द टेक्निक ऑफ यूज़ ऑफ इनहेलर एंड द टाइम व्हेन दे आर यूज्ड टू डिक्रीज सिम्पटम्स। फॉर एग्जांपल हाउ टू होल्ड इट पर्जिंग 2 से 5 मिनट्स बिटवीन पफ्स से क्लीनिंग द इनहेलर। तो इन्होंने बताया है कि आपने सिखाना है पेशेंट को, बाकायदा टीच कराना है और टेक्निक बतानी है कि जो इनहेलर होते हैं वो कब लेने हैं, किस टाइम लेने हैं। ठीक है, और जो जो सिम्टम्स वगैरह को डिक्रीज करने के लिए आपने कब उसको कैसे होल्ड रखना है और कितने कितने मिनट के बीच में उसको लेना है और कैसे लेना है और इनहेलर को साफ कैसे रखना है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये आप बताओगे पेशेंट को कि भी इनहेलर का यूज़ कैसे किया जाता है, कैसे लेना है, कितने टाइम के बाद लेना है और कैसे-कैसे उसको क्लीन करना है। क्योंकि इनहेलर की वजह से भी कुछ तरीके के इन्फेक्शन जो हैं वो हमें हो सकते हैं, तो इसलिए इनहेलर का यूज़ और टेक्निक जो है वो आप पेशेंट को ज़रूर सिखाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है फिर जो नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर आ जाएगा। नर्सिंग डायग्नोस में हम देखेंगे कि नर्स को डायग्नोज़ क्या-क्या करने होते हैं पेशेंट के। तो डायग्नोसिस के अंदर आएगा हमारा इन्होंने बताया इनइफेक्टिव एयरवे क्लीनर रिलेटेड टू ब्रोंकोस्पाज्म इंक्रीज द प्रोडक्शंस ऑफ सेक्रेशन से थिक म्यूकस। तो इन्होंने बताया है कि नर्स को हमारा जो डायग्नोज करना सबसे पहले वो देखेगी कि जो एयरवे है वो क्लीन है या नहीं है। इनइफेक्टिव चीज़ें कौन सी हो रही है उससे रिलेटेड चीज़ें देखेंगी और ब्रेकियोस्पाज्म देखेंगी कि भी जो ब्रेकियल्स है उनके अंदर जो स्पाज्म तो नहीं है, किसी प्रकार का सेक्रेशंस का प्रोडक्शंस तो नहीं बढ़ गया है और जो म्यूकस है वो थिक तो नहीं हो गया, इनके बलगम गाढ़ा तो नहीं हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें असेस करनी है, डायग्नोज के अंदर देखती हैं। नेक्स्ट हमारी नर्स के द्वारा जो देखे जाने वाली चीज़ें हैं वो हमारा गैस एक्सचेंज देखेगी रिलेटेड टू O2 सप्लाई की भी ऑक्सीजन है वो कितनी प्रोवाइड हो रही है और ऑब्स्ट्रक्शंस देखना है एयरवे के अंदर सेक्रेशंस का कि भी जो सेक्रेशंस हो रहा है उसकी वजह से किसी भी प्रकार की रुकावट ना हो एयरवे के अंदर, तो ये भी आपने चेक करना है और ब्रोंकाइस्पाज्म भी देखना है, एयर ट्रैपिंग भी देखनी है कि भी एयर का रुक जाना। ठीक है, जो हमारे एल्वॉयल्स जो होते हैं उनमें किसी प्रकार के डिस्ट्रक्शंस हो जाना है, किसी प्रकार का नुकसान वगैरह हो जाना, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने चेक करनी है, स्पेशली इसमें ब्रोंकाइस्पाज्म, ट्रैपिंग और हमारा डिस्ट्रक्शंस जो होता है एल्वियोल्स का, तो वो सारा का सारा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डायग्नोस के अंदर। नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू स्पूटम प्रोडक्शंस एंड द डायफिनिया एंड द एनोरेक्सिया। तो आपने इम्बैलेंसिंग जो न्यूट्रिशन होता है, तो उसकी वजह से अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड या स्पूटम का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाना, ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। उसमें सांस की रुकावट या फिर भूख ना लगना जैसी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, वो भी नर्स ने डायग्नोज में देखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने क्या देखना है, डिफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन ट्रीटमेंट एंड द अदर सेल्फ केयर नीड्स। तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि पूरी की पूरी जो हमारी बीमारी की कंडीशन है, जो उसका इलाज है और जो सेल्फ केयर से रिलेटेड जो ज़रूरत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में डिफिसिट नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि ज्ञान होना चाहिए कि भी हम किस चीज़ का ट्रीटमेंट करें, ये कंडीशन कैसी है, इसमें कैसा ट्रीटमेंट होगा, किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें आ जाएगा एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोसेस। तो हमारा जो डिजीज़ प्रोसेस है उससे एंजाइटी से रिलेटेड जो है वो सारी की सारी चीज़ें आपने देखनी है कि भी ये डिजीज़ या कोई भी प्रॉब्लम किसी भी पेशेंट को है तो उससे रिलेटेड सारी की सारी एंजाइटी देखेंगे कि जो बेचैनी है वो किस वजह से है। ठीक है? तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है, इसमें आएगा अब हेल्थ एजुकेशन। आप पेशेंट को उसकी हेल्थ को ठीक करने के लिए और रिकवरी जल्दी करने के लिए कौन-कौन सी चीज़ें आप बताएँगे? तो हेल्थ एजुकेशन में जो इंक्लूड किया गया है, वो है शुड बी द बेस्ड ऑफ 5 ए। तो 5 ए का मतलब क्या जाता है? पहली ए है अवॉइड एलर्जन, तो एलर्जी से संबंधित चीज़ों को आप अवॉइड करवाएँगे। ठीक है? और आपने अवॉइड कराना है एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, किसी भी ठंडी जगह पर आपको नहीं जाना है, किसी को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो वो ठंडी जगह को अवॉइड करे। नेक्स्ट अवॉइड माउथ ब्रीथिंग, जिसको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है उसको माउथ से ब्रीदिंग नहीं करनी चाहिए, उसको ब्रीदिंग नोज़ से ही करनी चाहिए। ठीक है? अवॉइड करना है कॉन्टैक्ट टू वायरल इन्फेक्शंस पीपल, अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ है या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, तो उससे उसके कॉन्टैक्ट में नहीं आना है, जो भी अस्थमा का पेशेंट है उसको। अवॉइड करना है स्मोकिंग, एक्टिव और पैसिव, और किसी भी तरीके की जो स्मोकिंग होती है उसको अवॉइड करना है, किसी भी तरीके की स्मोकिंग नहीं करनी होती है जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उसे। ठीक है? तो ये हमें पता चल गया, नर्सिंग डायग्नोसिस का भी हमें पता चल गया है इसके अंदर। और हमारी जो नर्सिंग मैनेजमेंट होती है उसका भी पता चल गया है और हमारी स्टेप वाइज़ जो मैनेजमेंट होती है अस्थमा के अंदर वो भी हमारी क्लियर हो गई है। तो ये जो टॉपिक था इसके अंदर हमारी अस्थमा की जो डिज़ीज़ है हमारी जो 6 यूनिट के अंदर है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें ये हमारा सेकंड पार्ट रहेगा अस्थमा डिज़ीज़ का। तो इसके बाद हम जो नई हमारी डिज़ीज़ है, नई जो डिसऑर्डर है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए